जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान। एक तरह के कुछ गाइडलाइन दी गवर्नमेंट ने, किसके ऊपर दिए? एएमआर पे, मतलब कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के। और 2025 से लेकर 2029 तक ये नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा। ये एक्चुअल में वर्जन 2 है जो कि 25 से 29 तक चलेगा। तो वर्जन 1 भी था क्या? बिल्कुल था। वो था 2017 से लेकर 21 तक, लेकिन ये फेल हो गया था। फेल होने का रीज़न ये था बिकॉज ये वर्जन 1 था ना, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान था अपना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के। ये काफ़ी वीक था, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, एनफोर्स वगैरह सही से नहीं हुआ, तो ये फेल हो गया। इसलिए हम वर्जन 2 लेके आए। ठीक है बात समझ। पहले तो मैं समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ होती है, उसको समझते हैं हम। एएमआर का मतलब होता है जैसे कि किसी को टीबी हो जाती है, ठीक है ना। टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि शरीर में जाते हैं, पहले टीबी हो जाती है व्यक्ति को। तो जैसे ही अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 90 दिन का कोर्स लीजिए आप। जैसे ही 90 दिन का कोर्स लेंगे तो आपके शरीर में जो टीबी का बैक्टीरिया है ना, वो खत्म हो जाएगा। मतलब माइको माइको एम माइको, ये ना माइक्रो नहीं होती, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बैक्टीरिया वो मर जाएगा आपके शरीर में अगर आपने 90 दिन तक गोले ली तो। मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में 3 गोले चलती है, ठीक है। लेकिन लोग बाग क्या कि परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और वो 70-80 दिनों में ख़त्म कर देते हैं इसको। वो कहते हैं 70 दिनों के बाद मेरे तो टीबी ठीक नहीं हो रहा, तो मैं हटा देता हूँ। तो क्या होता है ना कि आपके शरीर में जो ये वाला बैक्टीरिया घूम रहा था टीबी का, ठीक है ना, इसने 70 दिन तक ये जो एंटीबायोटिक ली थी ना आपने, ये जो टैबलेट ली थी, एंटीबायोटिक ली थी, उससे इसको ट्रेनिंग मिल गई। ये जो बैक्टीरिया था इसको ट्रेनिंग मिली 70 दिनों की। तो ये बहुत ट्रेंड हो गया है, ये चतुर हो गया, ये चालाक हो गया है, ये बचना सीख गया है। तो अगर जैसे कि इसने 70 दिन के बाद छोड़ दिया तो इसकी टीबी ठीक नहीं हुई, तो इसके फैमिली वालों ने कहा भाई वापस डॉक्टर पास है। तो डॉक्टर पास गया तो इसने कहा डॉक्टर साहब को, सर मेरे 90 दिन वाला कोर्स वापस चला कर दो। तो डॉक्टर मना कर देगा। अब डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तेरे 90 दिन वाली जो टैबलेट थी ना एंटीबायोटिक वाली जो तेरे को दी थी, अब वो असर नहीं करेगी तेरे शरीर में। क्यों? तेरे अंदर जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला बैक्टीरिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये चालाक हो गया, चतुर हो गया। अब ये 90 दिन वाले गोले से कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे को तेरे को और हाई डोज की गोली देनी पड़ेगी, तब जाके ये बैक्टीरिया मरेगा तेरे शरीर में। समझ में आ गया? अब इसको मिलेगी 180 दिन की गोलियाँ, और अब इसको 2-2 गोली लेनी पड़ती। पहले एक ही गोली थी, अब 2-2 गोली लेनी पड़ती, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में। बात समझ में आया? मतलब कि जब बैक्टीरिया चालाक हो जाता है, बचना सीख जाता है एंटीबायोटिक से, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई। तो सर क्या टीबी में होता है क्या? नहीं, टीबी के अलावा जितनी भी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है, उन सब में ये बीमारी होती है। उन सब में ये परेशानी स्टार्ट हो जाती है कि अगर आपने कोर्स पूरा नहीं लिया तो आपके शरीर के अंदर का जो बैक्टीरिया है ना, वो ट्रेंड हो गया, वो चालाक हो गया, वो बचना सीख गया एंटीबायोटिक से। अगर आपने पूरे कोर्स को नहीं लिया तो फिर क्या होगा कि अगर आपने सेम कोर्स लोगे ना तो नहीं होगा, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, आपको हाई डोज वाले कोर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गया सर? पूरी बात चीज़ समझ में आ गया। मतलब कि डॉक्टर कहता है पूरा कोर्स लेना है तो पूरा कोर्स लेना है। मेन आइडिया क्या है, हम ये आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं कि इंडिया ने अभी नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्जन 2 को अभी लॉन्च किया है। क्योंकि वर्जन जो 1 था, जो 17 से लेकर 21 तक था, मतलब 2017 से लेकर 2021 तक, ठीक है ना, ये उम्र एज नहीं, 2017 से लेकर 2021 था, वो काफ़ी स्लो था, काफ़ी वीक था। और एएमआर जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सही बात है। मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग बाग जैसे बीमार होते हैं, हैंड टू हैंड सिर दुखा एंटीबायोटिक लेते हैं। उस एंटीबायोटिक से हमारे शरीर में जो दूसरे बैक्टीरियाज है ना, वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं। उससे हमारे शरीर के सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो चतुर हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर हमें जैसे कि सिर दुखा तो एंटीबायोटिक ले लिया, लेकिन अगर पेट दुखने लग गया ना, अगर पेट वाला कोई दूसरा बैक्टीरिया, जैसे कि किसी को सर दर्द हुआ, उसने क्या किया, एंटीबायोटिक ले लिया, इसका सर दर्द सही होगा। लेकिन पेट में अगर कोई दूसरे बैक्टीरिया थे ना, तो वो इस एंटीबायोटिक से ट्रेन हो गए। अगर मेरा पेट दुखने लगा ना अब, और मैंने सेम एंटीबायोटिक ली, तो काम नहीं करेगी। क्यों? ये वाला जो अंदर, जो पेट के अंदर जो मेरा बैक्टीरिया था ना, वो अब ट्रेंड हो गया, क्योंकि मैंने सर वाली एंटीबायोटिक ली थी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? आ रही। अब पेपर पॉलिसी नहीं चाहिए हमें, ग्राउंड पे रियल एक्शन चाहिए हमारे एएमआर के ऊपर, ठीक है। एएमआर क्या होता है कि जब जर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक की सुनना बंद कर देते हैं, मतलब कि जर्म्स, जैसे कि हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना, हमारे जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। हाँ, अगर हम पूरा कोर्स लेते हैं तो। अगर हमने पूरा कोर्स नहीं लिया, 10-15 दिन वाला कोर्स नहीं लिया, तो हमारा जो जर्म्स होता है ना, ये क्या होता है, ये ट्रेन हो जाता है बस, ये चतुर हो जाता है। ट्रेन मतलब कि ट्रेंड होता है ना, वो सीख जाता है कि हाँ कैसे बचना है इस एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, अगर आपने पूरा क्वेश्चन लिया और अगर वो ट्रेंड हो गया, तो बाद में
एंटीबायोटिक इस वाले बैक्टीरिया पे लगती ही नहीं है, ठीक है। दवा काम करना बंद कर देती है। जैसे कि आपको इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास गए और पुरानी एंटीबायोटिक दी, तो पहले तो काम करती थी एंटीबायोटिक, सही बात है। पहले तो डॉक्टर एक एंटीबायोटिक देता ठीक हो जाते थे, लेकिन आज तो 10 लेते तो भी ठीक नहीं होते। क्यों? अब हमारे शरीर में AMR डेवलप हो चुका है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अब हमारे शरीर में डेवलप हो चुका है। हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट होगा कि इन्फेक्शन होता है वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। बिल्कुल सही बात है। हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक स्टे करना पड़ जाता है, बहुत दिनों तक एडमिट रहना पड़ता है। क्यों? आपका अंदर का बैक्टीरिया तो मर ही नहीं रहा ना, तो आप ठीक होंगे नहीं, तो आपको एडमिट रहो फिर। लास्ट ऑप्शन वाली ड्रग भी फेल हो जाती है, जैसे कि टीबी में 90 दिन वाला कोर्स होता है और उसको लेना छोड़ दोगे, अंदर का बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर डॉक्टर कहेगा 180 दिन वाला कोर्स लो। अगर इसमें भी आपने जैसे कि 100 दिन तक लिया फिर छोड़ दिया, तो आप अंदर का बैक्टीरिया और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपके को 360 वाला डेज लो। और आपने अगर इसको भी पूरा नहीं लिया, तो बस फिर तो आप हरिद्वार का टिकट कटाओ, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन वाली जो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन होती है, ये वाली मेडिसिन ये भी काम नहीं करेगी अगर आपने टाइम पे पूरा कोर्स नहीं लिया तो। सही बात है। इंडिया का AMR क्राइसिस देखते हैं हम कि इतना बड़ा क्यों है इंडिया में। WHO की रिपोर्ट आई थी अभी, उसने क्या कहा कि इंडिया में है ना 3 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट है और ग्लोबल में 6 में से 1। मैं समझाता हूँ। अगर इंडिया में 6 ऐसी बीमारियाँ जो बैक्टीरिया से होती है, अच्छा कुछ पता है ना, बीमारियाँ बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है। हम वायरस की बात नहीं करें, हम बैक्टीरिया की बात करें। अगर 6 बीमारियाँ होती ना अगर इंडिया में अगर 6 बीमारी हो रही है बैक्टीरिया से, उनमें से 4 पे तो दवा काम कर रही है, लेकिन 2 पे काम ही नहीं कर रही। समझ में आ गया? जैसे कि टीबी वगैरह बहुत सारी बैक्टीरिया की बीमारी होती है, उनमें से 4 ऐसी बीमारी जिसमें आज भी दवा काम कर रही है, लेकिन 2 में दवा काम ही नहीं कर रही है। सोच के देखो, ये लाइलाज हो चुका है इंडिया में, ठीक है। और दुनिया में क्या है कि 5 ऐसी बीमारी इसका इलाज हो रहा है और 1 बीमारी इसका इलाज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इंडिया में कंडीशन वर्स है, ठीक है। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लग गया, तो हमने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने लगी। सिंपल भाषा में, थोड़ा भी सर दुखा हैंड टू हैंड एंटीबायोटिक लेते हैं कि भाई एंटीबायोटिक देना दुकान पे जाकर के। जैसे एंटीबायोटिक ली, हमारे बॉडी में सारे के सारे जो कुछ मिनट का हमें रिलीफ मिलता है कि हाँ हमारा सर दुखना बंद हो गया, लेकिन हमारे शरीर में जो दूसरे बैक्टीरिया से ना वो ट्रेन हो गए इसके अंदर। हॉस्पिटल में बहुत ओवर यूज़ होता है भाई, डॉक्टर को टारगेट मिलता है कि इतने सारी मेडिसिन को आप बेचो, अदरवाइज उसकी सैलरी कटती है। भाई वो फिक्स सैलरी पे नहीं होते ना डॉक्टर, तो बिल्कुल नहीं होते फिक्स। अगर आपको लगता है कि जैसे कि इंजीनियर जैसे फिक्स सैलरी पे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, इस तरह से डॉक्टर फिक्स सैलरी पे नहीं होते। वो जितनी मेडिसिन सेल करेंगे उस हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। तो वो बहुत सारी एंटीबायोटिक लिख देते हैं, उनको तो कमीशन सेल करना है। और जित ज़्यादा एंटीबायोटिक ली तो मेरे बैक्टीरिया ज़्यादा ट्रेन हो गए, तो फिर वो बाद में मरेंगे नहीं, मुझे इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के आराम से एंटीबायोटिक मिल जाती है। इसको बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर। भाई काउंटर पे गए, कहा 10 रुपये देना है, 10 रुपये देते हैं मैं दुकानदार को कि भैया लो 2 एंटीबायोटिक दो, हैंड टू हैंड देते हैं। वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगता है, जबकि ये इलीगल है इंडिया में। तो इससे क्या हुआ कि सर दुखा एंटीबायोटिक ली, तो दूसरे मेरे जो बैक्टीरिया थे वो सारे ट्रेन हो गए। वीक सर्विलेंस है। भैया आपने कितनी बार मेडिकल की दुकान पे पुलिस वाले को देखा है कि हाँ एंटीबायोटिक मत लेना? बेचारे पुलिस वाले खुद एंटीबायोटिक लेते फिरते रहते हैं। पुअर हाइजीन है हमारे पे, सैनिटेशन की घे पे। हाँ, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे इन्फेक्शन बढ़ता है और हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है लास्ट में। हमारे यहाँ पे डेंजरस बैक्टीरिया क्या है इंडिया के अंदर में? एक है ई कोलाई और एक है क्लेप्सिला। ये ऐसे, इनको सुपर बग बोलते हैं। सुपर बग मतलब कि सुपर बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया है कि जिन पे अब कोई मेडिसिन काम ही नहीं करती है। ये दोनों के दोनों ऐसे बैक्टीरिया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक को भी इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि कोई भी दवाई इन पे अब काम ही नहीं कर रही, हमें अब नई मेडिसिन निकालनी पड़ेगी इनके लिए। अदरवाइज अगर ये इकोलाई किसको हो रहा है तो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यों? मेडिसिन ही काम नहीं कर रही ना। ये इतने ट्रेन हो चुके हैं कि हाँ अब ये इनको कोई लेने देना नहीं कहीं से, कोई भी मेडिसिन काम ही नहीं करती इन पे। समझ आ रहा है ना कि AMR कितना खतरनाक हो रहा है यहाँ पे। और AMR क्यों खतरनाक हो रहा है? क्योंकि हमने छोटी छोटी बातों पे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो बॉडी में हमारे पूरे के पूरे जितने भी बैक्टीरिया वो ट्रेन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। AMR सिर्फ ह्यूमंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ हर सेक्टर में हो रहा है। एक तो ह्यूमन खुद मिसयूज करता है समझदार होने के बाद भी। सिर दुखा एंटीबायोटिक ले ली, हाथ पाँव दुखे एंटीबायोटिक ले ली, घुटनों में दर्द है एंटीबायोटिक ले ली, कमर दर्द करें एंटीबायोटिक ले ली। तो ठीक है, जितने एंटीबायोटिक ले जाओगे आपके जो अंदर के बैक्टीरिया वो सारे के सारे ट्रेनिंग लेते रहेंगे। लेकिन दूसरे सेक्टर में भी हालत ख़राब है। लाइव स्टॉक जैसे कि ये बकरी वगैरह हो गई, ये गाय वगैरह हो गई, ये भैंस वगैरह हो गई, इनको एंटीबायोटिक ऐसे ग्रोथ बूस्टर देते हैं कि भाई जल्दी बड़ी हो जाएगी, जल्दी दूध देने लग जाएगी, ठीक है। तो अब सोच के देखो, अगर इसको गाय को एंटीबायोटिक दी है
ठीक है। तो गाय के अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो सारे के सारे ट्रेन हो गए, सारे के सारे मजबूत वाले हो गए। इनका दूध मैंने पिया, ह्यूमन ने पिया, तो ह्यूमन के पास कौन से बैक्टीरिया गए? ट्रेंड बैक्टीरिया गए। समझ मैंने, अगर मुझे जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो गई दूध पीने के बाद में, मैं डॉक्टर के पास गया ना, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भैया आपके पास तो ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, आपको तो ऑलरेडी हाई डोज की गोलियां लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ, तो हाई डोज से फिर और ज़्यादा मेरे पे साइड इफेक्ट हो सकता है। मतलब कि लाइव स्टॉक जैसे कि बकरियाँ हो गया है, गाय वगैरह, उनको भी एंटीबायोटिक देते हैं एज ए ग्रोथ बूस्टर। उनका दूध मैंने पिया तो मेरे को कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे? ट्रेंड बैक्टीरिया मिलेंगे, तो मेरे को ऑलरेडी हाई डोज की गोली लेनी पड़ेगी। एक्वा कल्चर में बहुत ज़्यादा वो यूज़ होता है। एक्वा कल्चर मतलब मछली पालन। आजकल आपने देखे होंगे ना वो यूट्यूब पे वीडियो, वो छोटे छोटे टैंक होते हैं जिसमें मछलियों को पालते रहते हैं। हाँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे उसके अंदर में ये एंटीबायोटिक डालते हैं तो मछलियों का ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन इन मछलियों के अंदर भी तो कुछ बैक्टीरिया होंगे, वो इन एंटीबायोटिक से ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे ही मछली खाऊंगा तो मेरे पास कौन से ट्रेंड बैक्टीरिया मिलेंगे? मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी मेरे शरीर में डेवलप हो जाएगा। ये अगर ये बैक्टीरिया मैंने खाया, ये वाली मछली मैंने खाई ट्रेंड बैक्टीरिया वाली, तो मेरे को बीमारी बहुत तगड़ी वाली लगेगी। सही बात है। वेस्ट वाटर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है। कैसे? हॉस्पिटल हो गया, फार्मा कंपनी, ये बहुत सारा वेस्ट को बाहर निकालते हैं। भाई इनके यहाँ पे साफ़ सफाई होती है, या फिर इनके भी सीवेज होता है, या फिर इनके भी केमिकल सीधा पानी में जाता है। वो पानी में मछलियाँ रहती है, तो मछलियाँ इन एंटीबायोटिक को खाती रहती है धीरे धीरे धीरे। तो इनके पास भी ट्रेंड बैक्टीरिया हो गए। जैसे मैंने ये मछलियों को खाया, मेरे पास अगर मेरे को कौन से वाली इन्फेक्शन होगा? ट्रेंड बैक्टीरिया वाला। सोइल वाटर में रेजिस्टेंस जम्स होते हैं। हाँ, हर जगह हो रहा है, क्योंकि हमने सोइल में तो बहुत अच्छे से होता है। क्यों? हम इतना सारा केमिकल डालते हैं, तो उन केमिकल से क्या होता है, जैसे कि हमने फर्टिलाइजर डाला, अलग अलग केमिकल डालते हैं ताकि हमारी जो पौधे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है ना? अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मैंने वीट उगाया, तो इसकी फलियों में वीट के दाने दाने होंगे, तो इसमें कौन से बैक्टीरिया आएंगे? ट्रेंड बैक्टीरिया आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल डाला है। सीधी बात है। मतलब कि रेजिस्टेंस से वो ह्यूमन से एनिमल में जा रहा है, एनिमल से एनवायरमेंट में जा रहा है, और ये साइकिल चलती जा रही है। सही बात है। भाई हमने ह्यूमंस ने क्या किया? एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खिलाई ताकि वो जल्दी ग्रोथ करे। जल्दी, अगर मुर्गी है तो ज़्यादा अंडे देगी, अगर वो फिश है तो जल्दी बड़ी होगी, और काव है तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी। लेकिन अगर मैंने इन तीनों को यूज़ करूँगा ना, और ये खुद को भी वेस्ट करेगी। क्यों? ये भी अगर लेट्रिन वगैरह करती है तो वो सॉइल में भी जाएगा, और इनका जो वेस्ट वगैरह को पानी में भी जाएगा। अगर मैंने डायरेक्टली खा लिया तो मुझे बहुत अच्छा वाला ट्रेंड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एक सिंपल हमें अप्रोच अपनानी चाहिए। क्या ऐसी अप्रोच हो जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन सब सेफ हो। वो हम देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट, हमें सबको लिंक करके चलना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? एनवायरनमेंट कैसे होगा? हमें केमिकल को यूज़ कम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल से, फार्मा कंपनी का जब वेस्ट है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो पानी में, सोइल में ना मिले। हमें एनिमल्स को आगे हो करके एंटीबायोटिक नहीं देनी, उनको ग्रोथ बूस्टर को एज ए ग्रोथ बूस्टर। ह्यूमन्स को खुद को समझदारी से एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। थोड़ी बीमारी होगी तो फटाफट एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, तभी जा करके ही हम एक सोल्यूशन लेके आ पाएंगे। हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक का कंट्रोल कम करना है, पर पोल्ट्री फार्म में अगर एंटीबायोटिक चलती रहेगी तो रेजिस्टेंस फिर भी आ जाएगा। सही बात है। अगर पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को हमने एंटीबायोटिक दी थी, क्योंकि उनको वो जल्दी जल्दी अंडे पैदा करेगी, अगर वो अंडा मैंने खाया तो मेरे को हाँ ट्रेंड बैक्टीरिया मिलेगा, और ट्रेंड बैक्टीरिया मैंने खाया तो मेरे को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मेरे बॉडी में डेवलप हो जाएगा। मतलब कि कोई भी दवाई मेरे काम ही नहीं करेगी शरीर में। इसलिए सोल्यूशन टीम वर्क में है। हमें ह्यूमंस, एनिमल, एनवायरनमेंट सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। वर्जन 1 क्यों फेल हुआ था और क्या इसमें अच्छा था, वो हम देखते हैं यहाँ पे। जो 2017-2021 तक था, ये हम नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। एक तरह की कुछ गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने कि हम किस तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से फाइट करेंगे। हमने क्या क्या अच्छा पाया वर्जन 1 में, कि हमारी जो लैब की नेटवर्क थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो बढ़ी थी कोविड की वजह से। सही बात है। 17 से 21 में कोविड आ गया था, तो हमारा लैब एक्सपेंशन काफ़ी बढ़ गया था। तो हम ये चेक कर पा रहे थे कि हमारे यहाँ इंडिया में कितना AMR बढ़ रहा है, कितना AMR कम हो रहा है। कोलिस्टिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, इसको याद रखना हमेशा। कोलिस्टिन था, उसको एनिमल यूज़ में बैन कर दिया हमने, क्योंकि ये एक डेंजरस एंटीबायोटिक था। ये भी क्या, ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता था। भाई गाय को देंगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती थी और जल्दी बच्चा पैदा करती थी, तो हमने उसको दिया हमारे प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन वो अगर कोई दूध पिएगा ना तो उसमें ट्रेंड बैक्टीरिया मिलेगा ऑलरेडी उसको, क्योंकि एनिमल के अंदर भी तो कुछ बैक्टीरिया होंगे ना। और हमने अगर इसको एंटीबायोटिक खिलाते जाएंगे तो ये बैक्टीरिया सारी सारी ट्रेनिंग लेंगे इस एंटीबायोटिक से। तो इसका दूध हमने पिया तो हमें कौन सा वाला बैक्टीरिया मिलेगा? ट्रेंड बैक्टीरिया मिलेगा। ये TB नहीं है, वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ट्रेंड बैक्टीरिया मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है। वर्जन 1 क्यों फेल हुआ? क्योंकि स्टेट्स का रोल ऑलमोस्ट जीरो था। सारा का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, स्टेट का इंक्लूजन ही नहीं था यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो थी। पेपर
पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा थी, ग्राउंड पे एक्शन कम था। हाँ, नॉर्मल गाइडलाइन थी कि हाँ ऐसा करेंगे, पर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं उतरा। सिर्फ केरला ही एक ऐसा स्टेट था जिसने प्रॉपर एएमआर का एक एएमआर स्टेट प्लान बनाया था, और ये बात सही है। और ये इकलौता ही ऐसा था जहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडिया के लेवल पे कम हुई थी। बाकी पूरे इंडिया में बढ़ी, यहाँ पे थोड़ी कम हुई थी। क्यों? क्योंकि इसने एक स्टेट एक्शन प्लान भी बनाया था। इसने मतलब बहुत सारा बैन किया था कि ओवर द काउंटर को बिल्कुल बैन कर दिया था कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन पे आप फार्मेसी की दुकान पे जाकर के, मेडिकल की दुकान पे जाके एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। इसने बहुत से इसने स्टेप्स उठाए थे। वर्जन 2 में क्या करना होगा, हमको रियल इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करना होगा कि सेंटर और स्टेट दोनों का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चाहिए होगा। हमें पहले स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इंक्लूड करना चाहिए इनको। हमें टारगेट्स ऐसे बनाने चाहिए जो कि एनफोर्सेबल हो, जो कि कंप्लीट हो सके। मतलब कि इम्पॉसिबल टारगेट नहीं बनाना कि हाँ हम बिल्कुल खत्म कर देंगे 2029 तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा मानो कि हाँ हम 70% तक कम करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारे टारगेट ऐसे रखना जो कि अचीव हो सके। सिर्फ गाइडलाइन नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल मॉनिटरिंग भी करनी होगी। सही बात है। मतलब कि हमें एनफोर्समेंट पे भी वर्क करना होगा। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप करना होगा। स्टीवर्डशिप मतलब कि केयर टेकर, मतलब कि हमें इस तरह से करना है, हमें केयरिंग इस तरह करनी है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक का यूज़ कम हो और हमारी मील डाइट वगैरह इस तरह से बढ़िया कर दें कि हमारा इन्फेक्शन ऑलरेडी कम हो जाए। कैसे? हॉस्पिटल में मिस यूज़ को चेक करना है हमें। स्टीवर्ड का मतलब होता है केयर टेकर, जो ध्यान रखें। हमें हॉस्पिटल में मिसयूज़ का देखना है कि हाँ कि हॉस्पिटल में अननेसेसरी डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उसको अपने टारगेट कंप्लीट करने, डॉक्टर के पास टारगेट रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल को सेल करें, ज़्यादा मेडिसिन को सेल करें। तो ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिस्क्राइब करता जा रहा है कि हाँ ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। मेडिकल स्टोर पे ओटीसी बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक की मेडिकल की दुकान पे जाकर के आप एंटीबायोटिक ना लो, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। फार्म और लाइव स्टॉक में स्ट्रिक्ट रूल्स रहने चाहिए कि हम खेतों में भी केमिकल वगैरह का कम यूज़ करें, और लाइव स्टॉक जैसे कि बकरी हो गया, मुर्गी पालन हो गया, या फिर जो गाय को पालना होता है वहाँ पे भी हमें एंटीबायोटिक बिल्कुल बैन करना चाहिए। डॉक्टर्स और पब्लिक में काफ़ी अवेयरनेस होना चाहिए। डॉक्टर में क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में एज ए टारगेट, एज ए सेल्समैन काम करते हैं। और क्या चाहिए? मतलब पहला समझ में आया ना, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करनी है, एंटीबायोटिक को हमें स्टीवर्डशिप करना है, मतलब कि केयर इस तरह से देना है ताकि वो केयरिंग पे हो, वहाँ पे यूसेज कम करना है हमें, और वन हेल्थ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वन हेल्थ मतलब कि हमें सर्विलेंस करना है, कहाँ कहाँ पे? ह्यूमन पे, एनिमल पे और एनवायरमेंट पे, तीनों पे। मतलब हमें तीनों को कोऑर्डिनेशन पे चलना पड़ेगा। और यूनिफाइड नेशनल एएमआर डाटाबेस भी बनाना चाहिए कि हाँ कि इस स्टेट में पहले इतना ज़्यादा एएमआर के पेशेंट थे, अब इतने कम हो गए। उससे क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को काम करने के लिए। ऑल सोर्सेज कवर करने होंगे, जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर भी कवर करना पड़ेगा, वेटनरी भी करना। हॉस्पिटल मतलब कि डॉक्टर अननेसेसरी प्रिस्क्राइब ना करे। वेटनरी भी देखना है कि हाँ कि वो गाय के डॉक्टर साहब आते हैं, वो अननेसेसरी उसको एंटीबायोटिक ना देता कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फूड चेन में ध्यान रखना है हमें। वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, रिवर, सोइल कंटामिनेशन, इन सबको ध्यान रखना है, तब जाके हमारा ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट तीनों को हम कवर कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बैक्टीरिया को ट्रेन ही ना होने दें, ताकि हमारे अगर इन्फेक्शन भी हो तो हाँ मेडिसिन हमारे पे काम करे। सिंपल आइडिया। एएमआर हर जगह से आता है, इसलिए हर जगह पे अटैक करना होगा। सही बात है। कंक्लूजन देखते हैं क्या समझ में आया हमें। इंडिया को एएमआर से लड़ने के लिए सीरियस मल्टी सेक्टर, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो फार्म हो, हर जगह कोऑर्डिनेटेड एक्शन करने की ज़रूरत है। और वर्जन 2 का ख्याल ये होना चाहिए कि पेपर पॉलिसी को पेपर में नहीं, ग्राउंड लेवल पे रियल वर्क करना पड़ेगा अदरवाइज, और कोऑर्डिनेशन में करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट सेंटर का हो, चाहे वो सारे सेक्टर्स का हो। ठीक है ना? सारे सेक्टर कौन सा देंगे यहाँ पे? हॉस्पिटल, वेटनरी, फार्म और एग्री और पोल्ट्री वगैरह, सबको कोऑर्डिनेशन में लेके चलना पड़ेगा। हर जगह एंटीबायोटिक का यूज़ हमें कम करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू।